नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज का ब्लॉग मैं बिहार पर केंद्रित बना रहा हूँ, क्योंकि बिहार न सिर्फ चुनावी राज्य है जिसमें कि बरसात के बाद ही चुनाव का बाजा बच जाएगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ के मतदाताओं को, उन मतदाताओं को जो न सिर्फ 2500 साल से मत डाल रहे थे और जिन्होंने अभी ही जिस आधार और मतदाता पहचान पत्र के आधार पर लोकसभा के 2024 के चुनाव में मतदान किया था, उनको न सिर्फ परेशानी में डालने का काम किया है, बल्कि अपने आदेश से उनको भ्रम की स्थिति में डाल दिया है। वो चुनाव आयोग जो कि मतदाताओं के सवालों के जवाब नहीं देता, विपक्षी दलों के सवालों के जवाब नहीं देता, यहाँ तक कि मांगी गई सूचनाओं को न देना पड़े इसके लिए अपने नियमों में फेरबदल करता है। वो चुनाव आयोग 8 करोड़ मतदाताओं तक केवल 25 दिन के अंदर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करके और 30 सितंबर तक बिहार की मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर देगा। इसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों में खदबदाहट की स्थिति है, बल्कि मतदाताओं को भी इस भ्रम की स्थिति है कि जो मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड मतदान और अपनी नागरिकता साबित करने का प्रमाण हुआ करते थे, वो क्या प्रमाण अब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 1987 से 2003 तक के लोग उन्हें अपने माँ बाप के जन्म स्थान का कोई प्रमाण जमा करना होगा। 25 जून से शुरू हुए इस अभियान को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर चुनाव आयोग ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया। हालांकि चुनाव आयोग को ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी जगह अपने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर सकती है, सुधार कर सकती है। लेकिन वो चुनाव आयोग जो महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि के प्रदेशों में उठ रहे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, मतदाता सूची को न्यायालय के आदेश के बावजूद देने में जिसकी छाती फटती है, यहाँ तक कि डिजिटली मतदाता सूची देने में भी जो इनकार करती है, वह किस प्रकार से 8 करोड़ लोगों तक उनकी समस्याओं का निस्तारण करेगी। विपक्षी दलों ने इसे खासकर एनआरसी से जोड़कर देखा है। वो एनआरसी जो कभी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े धूमधाम से असम में चलाई थी और असम के 3 करोड़ वोटों तक पहुंचने के लिए इसी प्रशासन को 6 वर्ष का समय लगा था।
उसमें भी 19 लाख ऐसे लोग रहे जिसमें कि 7 लाख हिंदू भी थे। वो अपना न तो कागज जमा कर पाए और न ही अपनी नागरिकता साबित कर पाए। निश्चित तौर पर जिस तरह की कागज, जिस तरह की सबूत चुनाव आयोग मांगना चाहता है बिहार के लोगों से, और वो भी केवल 1 महीने के अंदर, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग के जरिए सरकार बिहार के लोगों को परेशान करना चाहती है। और असम की वो एनआरसी, जिसे कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक बताया था, 19 लाख लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने के बाद उन्होंने उसी एनआरसी को खारिज किया और ये कहा कि वो दोबारा एनआरसी कराएंगे। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या बिहार के उठते सवालों और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बाद कि बिहार का चुनावी परिणाम भी फिक्स है, जैसा कि महाराष्ट्र के चुनाव में देखा गया था। उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के सहित चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखी थी। यहाँ तक कि सुनवाई न करने पर उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और विभिन्न भाषाई पत्रों में लेख लिखकर इस बात को जताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूची में खेल करके एक दल विशेष को फायदा पहुंचाने का काम कर। तो क्या बिहार में भी वो होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार बार बार केंद्रीय नेतृत्व को परेशान कर रही और लगातार वो विभिन्न या किसी भी गठबंधन में रहे हों, 20 साल से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश से अलग होकर भी चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी हालत होने के कारण फिर से नीतीश कुमार के पाले में उन्हें आना निश्चितमदा। आज इतने मान मनोबल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये भरोसा नहीं है कि वो नीतीश, जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपमान सहा, वो कितने दिनों तक उनके साथ रहेंगे। संभवतः उनको भी परे हटाने के उद्देश्य से ही भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के नियम कानून लेकर आई है, जिससे कि बिहार की मतदाता, बिहार के लोग पलायन, नौकरी और पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर अपने कागज समेटने में ही लग जाए। जिस प्रकार से उन मतदाताओं से ये सबूत मांगा जा रहा है कि वो अपने माँ बाप के कागज वहाँ जमा करें, उनके जन्म का कोई न कोई प्रमाण पत्र दें, ऐसा महसूस होता है कि बिहार के मतदाताओं को परेशान करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नियम चुनाव आयोग के जरिए लाई है। चुनाव आयोग को कहना नहीं चाहिए, वैसे तो भले ही आप उसे निष्पक्ष एवं संवैधानिक संस्था करें, लेकिन जिस प्रकार वो सत्ताधारी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ दिखता है, उससे निश्चित तौर पर ये बात आप तय मानिए कि
उसे निष्पक्ष कहना या उसे संवैधानिक संस्था कहना मेरे ख्याल से संविधान और निष्पक्षता का भी अपमान होगा। जिस प्रकार चुनाव आयोग व्यवहार करता है और विपक्षी दलों को सुनता नहीं, उन्हें मिलने के लिए समय नहीं देता है और अपने सभी नियमों को इस प्रकार के बनाता जाता है जिससे कि केवल और केवल सत्ताधारी दल को ही फायदा हो। वरना आप एक ये बताइए कि बिहार जहां 2-3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, संभवतः अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, अभी 2-3 महीने बारिश होने वाली है और बिहार में करीब 70% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे समय में बिहार के लोगों को परेशान करना क्या उचित है? चुनाव आयोग, मैंने जैसा कि आपको अपने ब्लॉग में बताया कि चुनाव आयोग किसी भी जगह की पुनरीक्षण कर सकता है। निश्चित तौर पर मतदाता सूची त्रुटि रहित बने, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। लेकिन अगर उसे त्रुटि रहित बनानी है तो उसे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में हाल में ही चुनाव हो चुके हैं और इन राज्यों की जीत पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं महाराष्ट्र आदि की मतदाताओं से इसी प्रकार के सबूत मांगकर वहाँ की सूचियों को त्रुटि रहित क्यों नहीं बनाता, और क्यों नहीं वो वहाँ के आंकड़ों को सार्वजनिक करके राहुल गांधी या विपक्षी दलों के उन आरोपों का जवाब देना नहीं चाहता जो बार बार चुनाव आयोग पर लग रहे। निश्चित तौर पर ये एक फंडा है मीडिया मैनेजमेंट करने का, लोगों को परेशान करने का, ताकि लोग मूलभूत सवालों से इतर होकर उन कागजों में ही फंसे रहें और निश्चित तौर पर वो परेशान होकर अपने मुद्दे न उठा पाएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में शर्म और हया से ही राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी दल सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ा है और उनके सहारे लोकतंत्र की कुचलने का काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। आज का ब्लॉग इन पर ही सीमित रखते हुए कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।